हेलो बच्चों, वैद्युत आवेश और क्षेत्र का एक नया लेक्चर नंबर 11। और आज हम लेक्चर नंबर 11 में सीखेंगे कि एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। और आज भी हम करेंगे वही गॉस के नियम की सहायता से, जो हम पिछले लेक्चर में दिखाए थे कि गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो उसी गॉस के अनुप्रयोग का जो सबसे पहला हेडिंग था वो ये था कि एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज दूसरा उसमें पढ़ेंगे कि समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, गॉस का नियम हम पढ़ इसीलिए रहे थे, इससे पहले जो गॉस का नियम हमने पढ़ा था, इसीलिए गॉस का नियम पढ़ा था ताकि हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाए तो उसका हम आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज हमने और भी बताया था कि गॉस का नियम हमेशा उपयुक्त तो है लेकिन हमेशा उपयोगी नहीं है। हर जगह लगा सकते हो, जहां हम चाहे वहां लगा दो, लेकिन हर जगह लगाने पे तुम्हें आंसर सुटेबल मिले या सुटेबल कंडीशन बने ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, गॉस का नियम हमेशा लगा भी नहीं सकते कि जहां मन चाहे वहां गॉस का नियम लगा दे। उसी कंडीशन हमने लिखाई थी कि गॉस का नियम यहां पर हम लगा सकते हैं, तो उसको भी आज भी हम देखेंगे उस चीज को। ठीक है, तो चलिए आज का पहला हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग ये है हमारा कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम क्या करेंगे, एक समतल चादर बनाएंगे जिसमें जो आवेश होगा एक समान रूप से होगा, उसके निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस चीज को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक समतल चादर बना लेते हैं कि यहां पे हमने एक समतल चादर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं समतल चादर। ये हमने क्या कर लिया, एक समतल चादर यहाँ पर बना लिया, और इस समतल चादर पर जो हमने आवेश ले लिया है वो धनात्मक आवेश ले लिया है कि इस पूरे समतल चादर पर एक समान रूप से धनात्मक आवेश है। अब तुम चाहो तो इसकी जगह पर ऋणात्मक आवेश भी ले सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा केवल चेंज हो जाएगी, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो अनंत विस्तार तक बढ़ती हुई गई है, ये अनंत तक बढ़ती हुई गई है, इस तरीके से ये अनंत तक बढ़ता हुआ गया है। ठीक है, अनंत विस्तार तक है ये। ठीक है। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि इस पे कितना आवेश है, तो क्या इस पे आवेश बता सकते हो? तो हम इस पे आवेश नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये अनंत विस्तार तक गया है, तो हम आवेश कैसे बताएंगे? तो यहां पर भी हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं सिग्मा को, और सिग्मा बराबर होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, यानी कि ये हो जाएगा आवेश, सिग्मा बराबर आवेश डिवाइड बाई क्षेत्रफल होगा। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश होगा। अब हम यहां से बता सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पे आवेश कितना है, सिग्मा है। 2 मीटर स्क्वायर पे आवेश कितना है, 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर पे आवेश कितना है, 3 सिग्मा है। तो अब यहां से हम आसानी से आवेश बता सकते थे। जबकि अनंत तक बढ़ता गया है तो यहां पर हम नहीं बता पाते थे कि कितना आवेश है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो है ये हमारा सिंगल लेयर का होता है। ये जो होगा ये हमारा सिंगल लेयर का मतलब है, या ऐसे समझो कि ये जो हमने यहाँ पे एक चादर बनाई है ये बहुत ही पतली है, लगभग इसकी जो मोटाई है लगभग नगण्य के बराबर है, कि शून्य के बराबर है, लगभग शून्य के बराबर, इसकी कुछ मोटाई नहीं है। और इस पे जो आवेश है वो केवल और केवल आवेश एक ही तरफ है, ये नहीं कि दोनों तरफ तुम आवेश लो। जैसे चादर ऐसे रखा हुआ है तो इसके एक ही तरफ क्या है, आवेश है, दोनों तरफ इस पे आवेश नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं एक सिंगल लेयर है, बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा लेयर का ये बना हुआ है एक चादर। ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है कि r दूरी पर, यहां चादर से r दूरी पर, हमें चादर से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र
हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ई का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना, ई मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो चादर से r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो यहां से हम चादर से r दूरी पर यहां पर आ जाते हैं, यहां पर ये पॉइंट को मान लेते हैं कि पॉइंट P है और ये दूरी हमारी r है, ठीक है। तो यहां पे r दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब अगर हमें यहाँ पे गॉस का नियम लगाना है, तो गॉस का नियम लगाने के लिए कुछ सिमेट्री वाली कहानी याद है कि हम गॉस का नियम लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं, एक गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। और जो गॉसीय पृष्ठ होता है वो आवेश वितरण के सापेक्ष में कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी कि सममित होता है। तो ऐसा हमें यहाँ पे पृष्ठ बनाना है, ऐसा गॉसीय पृष्ठ बनाना है जो कैसा हो, सममित हो। तो गॉसीय पृष्ठ बनाने के लिए यानी कि हमें सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ से r दूरी आगे गए हैं, तो इसके पीछे भी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी r दूरी हम पीछे जाएंगे और ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा है, P डैश है, ठीक है। तो यहां से r दूरी आगे तो P और यहां से r दूरी पीछे गए तो क्या हो गया, P डैश। जैसे ये ऐसे है तो यहां से r दूरी आगे गए, अब चूंकि सिमेट्रिक बनाना है तो इसके r दूरी क्या चलते हैं, पीछे भी चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से हमने सोचा समझा विचारा बहुत कुछ किया, उसके बाद हमें यह पता चला कि जो हमारा गॉसीय पृष्ठ बनेगा वो गॉसीय पृष्ठ हमारा एक बेलन बनता है, जो हमारा गॉसीय पृष्ठ बनेगा वो हमारा गॉसीय पृष्ठ एक बेलन बनेगा। अब देखो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये बेलन है, तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि तुम धीरे धीरे जब छोटे छोटे सिस्टम की वैद्युत या गॉसीय पृष्ठ बनाओगे तो अपने आप तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि अब यहाँ पर कौन सा पृष्ठ या कैसा हमारा गॉसीय पृष्ठ बनेगा। ये प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि कौन सा गॉसीय पृष्ठ अब यहाँ पर हमारा बनेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पे हमारा कौन सा पृष्ठ बन गया, एक बेलन बन गया। तो जो हमारा गॉसीय पृष्ठ आया वो गॉसीय पृष्ठ हमारा कौन सा मिला, एक बेलन गॉसीय पृष्ठ हमें मिला, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि r दूरी पर हमारा क्या हो गया, यहाँ से r दूरी और यहाँ से भी r दूरी, हमने एक क्या बना दिया, एक गॉसीय पृष्ठ बना दिया। अब जो बेलन बना गॉसीय पृष्ठ, हमने जो बेलन बनाया ये बेलन कैसा होता है, सिमेट्रिक है, और ये कैसा एक बंद पृष्ठ है। तो गॉसीय पृष्ठ की परिभाषा हमारी हो गई यहाँ पे कि गॉसीय पृष्ठ हम आसानी से बना ले गए। अब देखो यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस दिशा में होगा, ये हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, ठीक। अगर इधर देखेंगे तो इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस तरफ होगी, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि हमें पता है कि धनात्मक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो दूर की तरफ जाती है, ऋणात्मक आवेश की तरफ आती है। तो धनात्मक आवेश हमने लिया है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल सा काम नहीं किया, ज़्यादा बहुत मुश्किल बात नहीं कही है। एक गॉसीय पृष्ठ बना लिया यहाँ से। अब हमें यहाँ पे आवेश नहीं बता पाए थे इसलिए हमने एक नया टर्म डिफाइन कर लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व डिफाइन कर लिया, जिसे सिग्मा बोलते हैं, आवेश बटा क्षेत्रफल के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एरिया वेक्टर बनाएं तो देखो अब जो बेलन हमारा बना है इस बेलन के हमारे 3 पृष्ठ मिल रहे हैं, 3 पृष्ठ। एक पृष्ठ हमारा ये मिल रहा है, एक पृष्ठ हमें ये मिल रहा है, दूसरा पृष्ठ हमें ये मिल रहा है, और एक तीसरा ये कर्ड सरफेस, ये कर्ड वक्र पृष्ठ वाला मिला है। तो 3 पृष्ठ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक। अच्छा एक काम और करते हैं कि जो यहाँ पे त्रिज्या और ज्या मानने से बेहतर है कि इसको यहाँ पे इसका जो हमारा क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल को a मान लेते हैं। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जो ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हम सीधा क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारा किसके है, a के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरिया काट रहा हूँ, अगर मैं एक यहाँ पर छोटा सा एरिया काट रहा हूँ और उसका एरिया वेक्टर बनाऊँ यानी कि क्षेत्रफल सदिश बनाऊँ, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत होगा और किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये कैसा है 3D पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। तो एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ आ जाएगा और ये हमारा कैसा होगा, ये जो होगा ये इस पृष्ठ के लंबवत होगा, ये हमारा छोटा सा एरिया DA बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया काटेंगे तो छोटा सा एरिया हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा DA हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ हमने और बताया था कि जब हमने
इस गॉसिय पृष्ठ का नियम पढ़ा रहे थे कि गॉसिय पृष्ठ कब बनेगा, हमारा जो नियम बताए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं लिखाया तो नहीं था, लेकिन एक चीज़ बताया था कि जनरली यही मिलेगा कि हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र है, इसके बीच का कोण जनरली 0 डिग्री या 90 डिग्री ही रखते हैं, ताकि हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ये एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अगर इनके बीच का थीटा निकालेंगे तो थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री मिलेगा। यहाँ से थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है और एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश भी इसी तरफ है, तो यहाँ पर भी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से जो ये हमारा कर्ड सरफेस है यानी वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर भी एक छोटा सा एरिया हम यहाँ पर काटते हैं और छोटा सा एरिया काटेंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर डीए होगा वो एरिया वेक्टर कुछ डीए इस तरीके से बाहर की ओर निकलेगा। देखो एरिया ये क्या होगा, सरफेस के हमेशा बाहर की तरफ लंबवत दिशा में हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये है, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अब इनके बीच का कोण अगर थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा थीटा। इतनी बात क्लियर है। थीटा हमारा यहां से कितना निकल गया, 90 डिग्री के बराबर निकल गया। ठीक। अब हम यहां से निकालते हैं कि फाई निकालते हैं कि फाई टोटल, अगर मैं यहां पे फाई टोटल निकालूं कि हमारा फाई टोटल कितना होगा, यानी फाई कुल लिख लो यहाँ पे। अगर मैं फाई कुल की बात करूँ टोटल फाई कितना होगा इस पूरे गॉसिय पृष्ठ का, तो टोटल फाई कितना होगा, ये होगा हमारा क्यू इनसाइड यानी क्यू अंदर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहाँ से क्यू कुल जो होगा वो हमारा क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। एक काम करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है, इसको नाम दे देते हैं दूसरा पृष्ठ है, और ये जो है ये हमारा तीसरा पृष्ठ है, इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारा कौन सा है, तीसरा पृष्ठ है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फाई टोटल निकालूं तो क्या जो हमारा फाई टोटल होगा वो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के बराबर होगा। जो हमारा फाई टोटल होगा वो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के बराबर हमारा हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। तो अब अगर मैं फाई 1 का मान लिखना चाहूँ तो फाई 1 का मान जो होगा इंटीग्रेशन डी ए कॉस 1 का, देखो थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 0 प्लस का इंटीग्रेशन फाई 2 को देखो तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, क्योंकि फाई 2 जो है वो भी थीटा क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0। और तीसरा कर लेते हैं, यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे ये कोण जो है हमारा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ई डी ए cos 90 के बराबर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। ये हमारा फाई टोटल का मान आ गया। अब यहाँ से देखो इसको चाहो तो क्लोज्ड कर लो, क्योंकि ये एक बंद पृष्ठ है तो इसको हम गोला लगा लेते हैं, रिंग पहनाते हैं, ध्यान है ना, वही वाली कहानी। तो इसका मान देखो यहाँ से cos 90 का मान कितना होगा, 0, तो ये तो हमारा कितना बन जाएगा, 0 के बराबर बन जाएगा यहाँ से। अच्छा यहाँ से देखो ये हमारा बनेगा इंटीग्रेशन, देखो ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र तो क्या है, हर जगह समान है, क्योंकि गॉसिय पृष्ठ है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हर जगह समान होगा। तो ई को तो हम बाहर निकाल लेते, तो यहाँ से बन जाएगा इंटीग्रेशन डी ए, इसका मान 1 प्लस का ई इंटीग्रेशन, और यहाँ पे की भी क्या बच जाएगा, डी ए के बराबर बच जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए के बराबर बन जाएगा। अब देखो छोटा छोटा एरिया काटो, छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, यहाँ काटा, इस तरीके से छोटा छोटा एरिया काटूंगा तो डी ए मिलकर क्या बन जाएगा, ए के बराबर बन जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, देखो इस चीज को यहां पे लिख दे रहा हूं, तो ये हमारा फाई टोटल जो आएगा ये फाई टोटल बन जाएगा ई ए प्लस का ई ए के बराबर, यानी कि 2EA के बराबर बन जाएगा हमारा। यहाँ से ये जो बन जाएगा 2EA के बराबर बन जाएगा। देखो DA मिलकर क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, और ये DA मिलकर क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा EA प्लस ये यानी कि 2EA के बराबर आ जाएगा। और फाई टोटल हमारा कितना है, फाई टोटल जो है वो Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक काम करो, यहाँ से देखो, यहाँ पे 4 लिख दो, तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा Q इनसाइड जो आएगा हमारा यहाँ से Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2EA के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
2EA के बराबर निकल के आ जाएगा हमारा Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा 2EA के बराबर निकल के आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, हमें यहाँ से Q इनसाइड निकालना है। तो जरा ये बताओ Q इनसाइड क्या होगा, कितना इसमें आवेश अंदर आएगा। तो देखो जो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ तो क्या यही आवेश हमारा अंदर आएगा। देखो यही आवेश जो होगा, यही आवेश तो हमारा अंदर की तरफ आएगा। केवल इतना ही आवेश, तो जैसे मान लो कि ये हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है, ये हमने पृष्ठ लिया है, हमने एक बेलन बनाया, तो ये जितना एरिया होगा उतना ही एरिया के बराबर तो यहाँ पर ये हमारा उतना आवेश लेगा। यानी कि जो इसका एरिया हमने ए मान रखा था और इसका आवेश हम कितना मान लेते हैं, क्यू के बराबर मान लेते हैं। इसके आवेश कितना है, क्यू के बराबर है, तो इसी एरिया के बराबर तो ये हमारा क्यू बाहर निकलेगा। देखो इसी एरिया के बराबर तो क्यू बाहर निकलेगा। जैसे फिर से देखो कि ये हमारा क्या था, ये हमारा समतल चादर है, ठीक है, ये समतल चादर है। अब यहां से जब हमने बेलन बनाया तो एक बेलन बनाया जिसका एरिया कितना था, जो हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल था वो ए था, तो वही अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तो इस तरफ भी आके निकलेगा, ऐसे आके निकलेगा। देखो ऐसे आके निकलेगा, तो जितना अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए होगा उतना ही क्षेत्रफल तो यहां से जो प्लेन सीट है, चादर है, इससे उतना ही आवेश तो बाहर लेके निकल पाएगा। तो इतना ही आवेश क्या होगा, हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा। और हमने इसको आवेश क्यों तो नहीं पता है, तो यहाँ से हमने इसके लिए एक चीज निकाल रखा है कि हमारा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व उसको क्या मान रखा है, सिग्मा के बराबर मान रखा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो हमारा किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमारा सिग्मा बराबर होगा आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी कि क्यू इनसाइड डिवाइड बाई क्षेत्रफल कितना है, ए के बराबर है। क्षेत्रफल जो हमारा कितना, ए के बराबर है। तो यहाँ से अगर क्यू इनसाइड निकालोगे तो देखो क्यू इनसाइड जो आएगा वो हमारा आ जाएगा सिग्मा ए के बराबर आ जाएगा। तो जरा क्यू इनसाइड का मान यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे आगे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जब क्यू इनसाइड का मान रखोगे तो ये बनेगा सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर का 2EA के बराबर निकलेगा। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई का मान निकालना है तो 2 को क्या करो नीचे ले आओगे, तो हमारा यहाँ से जो ई का मान निकलता है फाइनली, जो हमारा ई का मान आता है वो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर एक समतल चादर लेते हैं जिसपे एक समान रूप से आवेश है, तो उस पे r दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा फार्मूला इस तरीके से ड्राइव हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, बोर्ड का वापस, तो अब बोर्ड का कल बताया था कि हमें पेज भरना होता है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे समझने के लिए हो गई कि हम कैसे कैसे गॉसिय लगाए, गॉसिय पृष्ठ बनाए, सिमेट्रिक किया, फिर गॉसिय पृष्ठ देखा और क्या बना, बेलन बना हमारा गॉसिय पृष्ठ, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। फिर इसके बाद जो सारी चीज़ें हमने बताई है कि एक बिंदु P लिया आर दूरी पर, फिर आर दूरी पर बिंदु P डैश लिया, इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लिख देंगे ताकि वो एक डेढ़ पेज आसानी से हमारा भर जाए, ठीक है। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए। बाकी जो हमारा कैलकुलेशन है, जो हमारा आंसर वो हमारा इतना सही है। यहाँ से मैं नीचे कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से नीचे हमारा सब सही है, ठीक है। बस यह इसको मिटाकर मैं इसकी जगह पे इसका लैंग्वेज के रूप में पूरा लिख रहा हूँ, आप उसको लिख लो ताकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा उतना, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। देखो हमने कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं की है, एक बार फिर से देख लो क्या हमने किया यहाँ पे कि हमने इसको, यहाँ पे हमें आवेश नहीं पता था तो हमने क्या मान लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लिया यहाँ पे, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे आवेश कितना होगा, 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर पे आवेश कितना होगा, 2 सिग्मा हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर पे आवेश कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा के बराबर निकल जाएगा। अब उसके बाद हमने एक गॉसिय पृष्ठ बनाया, हमने मान लिया कि r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। तो अब हमें गॉसिय पृष्ठ बनाना था, तो r दूरी हम आगे गए तो r दूरी क्या गए, इसके पीछे भी गए, और ये इतना पतला है कि इसके केवल एक ही लेयर पे हमारा आवेश है, दोनों लेयर पे आवेश रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने एक गॉसिय पृष्ठ सोचा समझा, तो वहां से ये पता चला कि एक बेलन बनता, तो हमने गॉसिय पृष्ठ एक बेलन बना लिया। उसके बाद फाई निकाल लिया कि फाई टोटल, इस पूरे गॉसिय पृष्ठ का फाई टोटल कितना होगा, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और उसके बाद फाई टोटल देखो 3 पृष्ठ है, एक है हमारा 1 2 3, तो एक हो गया फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और फिर मान देख दो उसके बाद निकाले। इसके नीचे वाली कहानी तो हमारी आसान है, बार बार वही चीज़ तो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस चीज़ को लिखते चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो कि माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर, माना अनंत विस्तार की एक
अनंत विस्तार की एक समतल चादर, अनंत विस्तार की एक समतल चादर जिसकी मोटाई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो कि जिसकी मोटाई नगण्य है, ठीक है, जिसकी मोटाई लगभग 0 के बराबर है, ठीक है, नगण्य रहेगा, नगण्य, ठीक है, इसकी मोटाई लगभग कितना है, 0 के बराबर है, ठीक है। पर आवेश एक समतल चादर पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जो पूरे पे आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो चादर से r दूरी पर, देखो जितनी चीजें बताया हूं वही चीजें यहां पे लिख रहा हूं। तो चादर से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, यानी कि आवेश बटे क्षेत्रफल के बराबर, आवेश बटे क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। अभी ये सब मत नोट करना, पहले इतनी चीज़ें लिखना है, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हमें नीचे लिखनी है, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिया इतना? यार पॉज करो, फटाक से नोट करो। नोट कर लिया? चलिए ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब उसके बाद लिखो कि चादर के दूसरी ओर आर दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं, एक बिंदु P डैश लेते हैं। एक बिंदु देखो, चादर से उसके पीछे R दूरी पर एक बिंदु हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक बिंदु यहाँ पर हमने लिया P डैश लिया, ठीक है। तब P और P डैश इस प्रकार लेते हैं, इसके आगे लिख लो P और P डैश, P डैश इस प्रकार लेते हैं, P और P डैश इस प्रकार लेते हैं कि चादर के अभिलंबोत रहे। ये चादर के देखो ऐसे था, तो ये हमारा जो गॉसिय पृष्ठ बना था बेलन, ये चादर के कैसे लंबोत, ऐसे ही तो है ये बेलन, तो ये चादर के कैसे लंबोत तो है। P डैश इस प्रकार लेते हैं कि चादर के लंबवत रहे, इस प्रकार लेते हैं कि चादर के लंबवत रहे, ठीक है। उसके आगे लिख लो कि तथा आवेशित चादर से होकर गुजरने वाले लंबाई कितनी होगी, 2r, ठीक है। लिख लो तथा आवेशित चादर से गुजरने वाले 2r लंबाई की एक गॉसिय पृष्ठ, 2r लंबाई की एक गॉसिय पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है, या गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। 2r लंबाई के एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, 2r लंबाई के एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, a के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद पूरा लिख लो वही कि गॉसिय पृष्ठ के लिए। अब इसके बाद पूरी कहानी हो गई, बस जितना काम हमने किया था उतना काम हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि गॉसिय पृष्ठ के लिए
गॉसियन पृष्ठ के लिए फाई टोटल जो होगा क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। उसके बाद पूरी कहानी याद नोट कर लो यहाँ से कि ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। हो गया यहाँ तक, नोट कर लिया पूरा, मिटा दूं? चलिए, तो देखो हमारा जो फार्मूला निकल के आया वो ये निकल के आया कि ई बराबर आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र ई निकल के आया ये आया हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व हमारा सिग्मा के बराबर है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो कि हमारा जो फार्मूला निकल के आया है कि ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे तो कहीं हमारा आर है ही नहीं है, इस फार्मूले में हमारा आर कहीं पर नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये आर पर डिपेंड ही नहीं करती है। अब चाहे तुम यहाँ पर निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा? समान आएगा। क्योंकि देखो फार्मूले क्या है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस इतना सा आ गया फार्मूला। यानी आर है ही नहीं है इसमें। जब आर है ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र आर पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर कहीं भी अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चादर है तो उसके किसी भी बिंदु पर निकालोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे यहां 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 कहीं भी निकालो, हर जगह क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां से लिख लो एक लाइन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रेक्षण बिंदु से दूरी, लिख लो प्रेक्षण बिंदु से दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है, आर पर निर्भर नहीं करता, प्रेक्षण से दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है। तो अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहता है, कहीं पर भी निकालो। तो ये भी लिख लो। तो अनंत यहाँ पे लिख लो कि अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट, अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारा बोर्ड तक का काम हो गया क्लियर। यहाँ तक आप लिख दोगे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, बस इतना हो गया बोर्ड का काम। लेकिन ये फार्मूला हर जगह हमारा वैलिड नहीं होता है। लेकिन जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप तो क्वेश्चन आंख मूंद के लगाना, आंसर मिलेगा तुम्हें। लेकिन ये फार्मूला हर जगह वैलिड नहीं होता है। ये तभी मान होता है फार्मूला जब ये आर जो हो इस सीट के सापेक्ष में बहुत छोटा हो। जो सीट की क्षेत्रफल है, जो चादर का क्षेत्रफल है, इसके मुकाबले ये आर क्या हो? बहुत छोटा हो, तभी माना जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी हमने लंबाई ले ली 5 मीटर और चौड़ाई भी कितनी ले ली? 5 मीटर, और जो यहाँ से दूरी ले लिया वो 1 मिलीमीटर के बराबर ले लिया। तो 5 देखो 25 हो जाएगा, और ये हमारा कितना मिल जाएगा? 1 मीटर की दूरी के बराबर। तो यहाँ से ये हमारा इस क्षेत्रफल के मुकाबले में, इस जो चादर, इस चादर के आकार के मुकाबले में ये दूरी क्या होगी? बहुत छोटी होगी, तभी ये फार्मूला हमारा वैलिड होगा। क्योंकि यहाँ पे लगाया कि अनंत विस्तार की, तो देखो अनंत का मतलब ये नहीं है कि तुम अनंत तक बढ़ाते जाओ तभी तुम उसको क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। अनंत का मतलब ये है, जैसे देखो अगर कोई एक चींटी है, एक चींटी यहाँ पर है, यहाँ पर एक चींटी है, वो अपनी आंख खोलेगी तो उसको हर तरफ क्या दिखेगा? सिर्फ बोर्ड ही बोर्ड दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे चींटी को बैठा दो, वो अपना आंख खोल रही है तो हर तरफ क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ही बोर्ड मिलेगा, उसको और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बोर्ड जो हो जाएगा उसके लिए पूरी दुनिया हो जाएगी, पूरा संसार हो जाएगा उसके लिए। तो ये इसके लिए एक बोर्ड क्या हो जाएगा? एक अनंत बन जाएगा, एक अनंत बन जाएगा कि उसको मान लेगा कि यही सब कुछ है उसके लिए। लेकिन अगर हम उसी को थोड़ा सा दूर लेकर आए तो वो दिखेगा कि नहीं, बोर्ड के अलावा कुछ और भी दुनिया है यार। इसके अलावा जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे तो उसको कुछ और चीजें दिखती जाएंगी ना, तो उसको लगेगा नहीं यार ये बोर्ड हमारा इनफाइनाइट अनंत नहीं है, तब उसको हम अनंत नहीं मानते हैं। जैसे अगर तुम यहीं से ऐसे आंखें गड़ा के देखो अपनों, तो सब कुछ यही इतना दिखाई देगा, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। लेकिन तुम जैसे जैसे दूर बढ़ाते जाओगे, जैसे दूर बढ़ते जाओगे, ये बोर्ड कुछ छोटा
छोटा दिखते जाएगा। अब जैसे मान लो तुम 1 किलोमीटर दूर चले गए, 1 किलोमीटर दूर चले जाओगे तो ये बोर्ड जो होगा वो बोर्ड हमें इतना सा का एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश की तरह दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बिंदु आवेश हो जाएगा। तो इन्फानाइट का मतलब ये नहीं होता है कि वो अनंत तक जाएगा तभी इन्फानाइट होगा। इन्फानाइट का मतलब ये होता है, यहां पर इससे पिछले वाले में भी यही जो आवेशित तार वाला किया था, आवेशित तार के में भी यही कॉन्सेप्ट था कि इन्फानाइट जो हमने लिया था तो इन्फानाइट थोड़ी ना बनाया था, जो हमने दूरी नापी थी उस दूरी के मुकाबले में ये क्या था, इसका आकार बहुत बड़ा था, या बोलो इसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत बड़ा है जितनी दूरी पर हम निकाल लें। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ 5 मीटर और ये 5 मीटर ले लिया, ठीक, ये आ गया 25 मीटर स्क्वायर के बराबर, 25 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब मैं यहां से निकाल रहा हूं 20 मीटर पर। अगर मैं यहां से इस चादर से 20 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो ये फार्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये 20 मीटर पर जाके निकालोगे, देखो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा चादर है। यहां से हमने देखा, जब यहां से मैं इसको देख रहा हूं तो सिर्फ यही इतना दिख रहा है मुझे। जब इतना दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि यही दुनिया है, यही संसार है हमारी। लेकिन जब हम इसके दूर बढ़ते जाएंगे तो क्या इसके अलावा और चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम कहेंगे नहीं भैया इसके अलावा और भी चीजें हैं, तो ये हमारा इनफाइनाइट नहीं बनेगा। इसीलिए जब आर की दूरी इसके मुकाबले बहुत छोटी नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। ये अपना कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना, ठीक है। चलिए इसको लिख भी दे रहा हूं, लेकिन हमारा जो बोर्ड में जितना क्वेश्चन बनेगा आंख मूंद के लगाना, आंसर सब पे आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पे लिख लो कि ये फार्मूला तभी मान्य है, लिख लो यहां पर। अब बोर्ड में मत लिखना इसको, ये लिख लो कि ये सूत्र लिख लो, ये सूत्र तभी मान्य है, तभी मान्य है जब आर चादर के क्षेत्रफल, जब आर चादर के क्षेत्रफल या आकार चाहे जो लिख लो, क्षेत्रफल के तुलना में बहुत छोटा हो। तुलना में कैसा हो, बहुत छोटा हो, तभी ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया, बस इसमें इतना ही था, हो गया, समझ में आ गया ना ये कैसे निकालेंगे। चलिए मिटा दो इसको, नोट कर लिया है, चलिए तो नोट ही कर लिया इधर वाला। तो अगर अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चादर दिया रहे तो उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, नोट डाल के एक पॉइंट लिखो कि अगर मान लो कि आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अगर मैं कोई यहाँ पर एक चालक प्लेट दे देता हूँ, ये चालक प्लेट हमने दे दिया, इस चालक प्लेट की कुछ मोटाई भी दी है, ठीक है, इस चालक प्लेट की कुछ मोटाई दी हुई है, ये हमारा चालक प्लेट है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी हम चालक प्लेट की बात करेंगे और चालक प्लेट पे जब भी हम आवेश देंगे, चालक प्लेट पे हम जब भी आवेश देंगे तो हमेशा जो आवेश होगा वो चालक प्लेट के पृष्ठ पर आ जाएगा, हमेशा चालक प्लेट के पृष्ठ पर आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अंदर चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, शायद मैंने किसी लेक्चर में बताया भी है, ठीक है। तो जो हमारा आवेश होगा इस तरीके से चालक पृष्ठ पर आ जाएगा, चालक पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और इसको मान लेते हैं सेकंड है। यहाँ पर आवेश सिग्मा है और यहाँ पर भी आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा के बराबर दिया हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो होगा हमेशा वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। अगर कोई भी हम चालक लेते हैं और चालक पे जब कोई भी आवेश डालते हैं तो आवेश देते हैं तो वो आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाती है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं बचता है, ठीक है। ऊपर जाओ तो हेडिंग भी डाल लो यहाँ पे नंबर 1 करके कि आवेशित चालक के प्लेट के निकट, या आवेशित चालक ऐसे लिख लो, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैमरे में दिख रहा है ना, एक मिनट, कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है चलिए, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, तो मान लो कि यहाँ से हम इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना। इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा दो पृष्ठ है, ये फर्स्ट पृष्ठ है और ये हमारा सेकेंड पृष्ठ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस पहले पृष्ठ की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस दिशा में होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 की दिशा हमारी होगी, वैद्युत क्षेत्र E1 की दिशा हमारी ये होगी, क्योंकि धनात्मक आवेश हमेशा क्या होता है, दूर जाता है, इस तरफ जाएगा। ठीक, अच्छा जो दूसरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हमारा किधर होगा, जो वैद्युत क्षेत्र E2 है, वैद्युत क्षेत्र E2 की दिशा भी क्या होगी, इसी तरफ होगी। ठीक है, तो हमारा जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, देखो दोनों एक ही दिशा में जाए तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा हमारा इस दिशा में हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर मैं E निकालना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं E1 प्लस E2 के बराबर लिख सकता हूं। अब अगर मैं E1 का मान निकालना चाहूं तो E1 बराबर हमारा होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान निकालूंगा तो E2 बराबर भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब देखो कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये यहाँ पर बिंदु P पर जब मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा बना रहा हूँ या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा हूँ तो ये बिंदु जो है इस पृष्ठ के समीप है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और ये पृष्ठ दूर है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होनी चाहिए। बात सही है, लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा वहां पे क्या पढ़ा कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि R पे डिपेंड ही नहीं करता है। ये जो होता है ये R पे डिपेंड ही नहीं करता है, R पे डिपेंड नहीं करता, चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पे जरा सबका मान रख दो तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E का मान, तो यहाँ से हमारा E बराबर आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। अब इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जब हम एक चादर रखते हैं, उस चादर के निकट R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब एक आवेशित चालक प्लेट के निकट निकालते हैं तो आवेशित चालक प्लेट के निकट ये हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसमें बहुत गलती होता है, इसको ध्यान रखना। चालक प्लेट के समीप जब निकालते हैं तब वहां पे हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और जब एक चादर से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लो, इतना नोट कर लो, हो गया यहां तक। तो अगर कोई भी आवेशित चालक, दो बार हो गया क्या यार, अगर कोई भी आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कितना आएगा, E बराबर आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो दोनों पृष्ठ हमारे आवेशित चादर की भांति व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि E बराबर 0, यहाँ पे लिख लो कि E बराबर 0 है, E बराबर 0 है, इसलिए दोनों पृष्ठ, अरे तुम्हारे पास जगह ना हो तो नीचे लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है यहीं पर लिखो, मेरे पास जगह नहीं था, तुम नीचे लिख लो कि दोनों पृष्ठ आवेशित चादर की भांति, दोनों पृष्ठ आवेशित चादर की भांति व्यवहार करने लगते हैं, आवेशित चादर के भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, नोट कर लिया, नोट तो कर ही लिया यार, वही लिखना तो थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लेते हैं दूसरा केस इसमें। अब दूसरा केस जो है वो क्वेश्चन के तरीके से भी पूछा जाता है, इसी चीज़ को क्वेश्चन के तरीके से भी पूछ सकते हो। मैं केस बना के लिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन तो भी कराऊंगा ही। ठीक है, यहाँ पर हम दो आवेशित प्लेट लेते हैं, दो आवेशित प्लेट लेते हैं कि एक आवेशित प्लेट जो है वो हमारा ये है, सीधा बन जाओ यार, एक आवेशित प्लेट हमारा ये है, ठीक, और दूसरा आवेशित प्लेट जो है वो दूसरा आवेशित प्लेट हमारा ये, हमने दो आवेशित प्लेट ले लिया। इसका जो पृष्ठीय घनत्व है या आवेश पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा है, दोनों का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा के बराबर है। ठीक है, ये भी सिग्मा है और भी सिग्मा है।
इसको मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा सेकंड है। एक पे यहाँ पे प्लस आवेश कर देते हैं कि इस चादर पर, इस प्लेट पर प्लस आवेश है और इस प्लेट पर माइनस आवेश है। ठीक, एक प्लेट पे प्लस आवेश दे दिया और एक प्लेट पे माइनस आवेश दे दिया। ठीक है, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा सिग्मा बराबर है। अब हमसे 3 पॉइंट कह रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा सी है। कह रहा है कि तीनों पॉइंटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। ठीक है, तीनों पॉइंटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। या इसको ऐसे भी कहता है कि इसको इस तरीके से भी बोलता है कि दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो पहला हम लेके चलते हैं कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच में यानी पॉइंट बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो इस प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसको नाम दे दो E1। इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, सोच के बताना। ये माइनस है तो माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, यही होगी हमारी माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमारा इसी दिशा में आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ से दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये तो पता है ना कि माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ होता है और प्लस से दूसरी की तरफ होता है, या प्लस से दूर की तरफ जाता है, तो दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो यहाँ पे अगर हम E1 का मान लिखना चाहें तो E1 का मान कितना होगा, ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 का जो मान होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का मान, और E2 जो होगा ये E2 हमारा कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। दोनों पे हमारा क्या होगा, समान होगा। इस प्लेट से दूरी पर मान लो 8 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट से 8 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब यहाँ पे लिख लो कि E1 व E2 दोनों एक ही दिशा में है, E1 व E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, E1 व E2 दोनों एक ही दिशा में है। इससे इनका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा यानी रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा E1 प्लस E2 के बराबर। E1 का मान कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो E का मान निकल के आएगा, यहाँ से E का मान आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो हमने पिछला केस किया था उसमें भी क्या था कि जब हम कोई चालक प्लेट लेते हैं और उस पर आवेश रखते हैं तो वो आवेश पृष्ठ के चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो वहां भी हमारा क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब हम कोई दो प्लेट रखते हैं, अगर कोई दो प्लेट रखते हैं, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर है और दोनों, एक पे प्लस है और एक पे माइनस चार्ज है, तो तब भी उनके बीच में अगर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई बराबर कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है ऐसे ही, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही बोलता है कि चालक प्लेट पे, तो चालक प्लेट पे हमेशा अगर चालक प्लेट बोल दिया तो हमेशा जो आवेश होगा वो चालक प्लेट के पृष्ठ पर आ जाएगा, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी में दूसरा केस लेते हैं कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र, यहां पे अगला लिख लो कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र। अब 2 पॉइंट है, ए और सी दोनों पे निकालना है। तो जरा सी पे बताओ, सी पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा। अगर 1 की वजह से देखें तो 1 की वजह से वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर होगा, ये हो जाएगा हमारा E1 हो जाएगा। ठीक, 2 की वजह से देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा E2 हो जाएगा। अब अगर E1 का मान निकालेंगे तो E1 बराबर कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर E2 का मान निकालेंगे तो E2 का मान कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और जब दोनों घट जाएंगे तो दोनों का मान बराबर है, तो फाइनली जो हमारा E का मान आ जाएगा वो E का मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा।
ई का मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पॉइंट ए पर देखोगे तो पॉइंट ए पर 1 की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस दिशा में होगी, ये हमारा हो जाएगा E1, और E2 की वजह से किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा E2। अब देखो दोनों फिर क्या आएंगे, बराबर आएंगे, तो हमारा E का जो मान होगा, हमारा E का जो मान होगा वो E का मान, रिजल्टेंट E का मान या परिणामी E का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये चीज़ फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करना कि देखो ये जो E2 है इस पॉइंट के करीब है तो यहाँ पे क्षेत्र ज़्यादा होगा, ये E1 जो है इससे दूर है तो यहाँ पे छोटा होगा तो 0 नहीं होगा। फिर हम वही बात करेंगे आपसे कि ये E जो है वो हमारा R पे डिपेंड ही नहीं करता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, ये केवल सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। तो R से कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पर निकाले चाहे यहाँ पर निकाले, हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अब इस पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यहाँ पे अगर आवेश कुछ आवेश कर देगा, चलो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ तो क्वेश्चन देखोगी इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लो इतना। तो सिंपल सी कहानी याद रखना कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ होता है और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ पर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नोट कर लिया, चलिए। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे होगा, जब एक समान आवेशित चादर रखेंगे, समतल चादर रखेंगे तो वहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और जब हम कोई एक चालक प्लेट रखेंगे तो वहाँ पर हमारा सिग्मा ई का मान होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब हम कोई दो प्लेट रखेंगे जो कि दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व अगर बराबर है तब भी वहाँ पर हमारा जो ई का मान होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है दोनों प्लेटों के अंदर, और प्लेटों के बाहर कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, चलो कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी अचालक प्लेट पर, लिख लो क्वेश्चन, कि किसी अचालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व +1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, +1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक, कह रहा है कि प्लेट से समीप इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि प्लेट के समीप इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, क्या तार का है बज रहा है यार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। कह रहा है कि किसी अचालक प्लेट पर, ठीक है, अब देखो यहाँ पे चालक प्लेट नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या देगा, यहाँ पे अचालक प्लेट बोला है। अगर चालक प्लेट बोला होता तो चालक प्लेट, देखो चालक प्लेट अगर बोला होता तो चालक प्लेट हमारा कुछ ऐसा होता, और चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता, 0 होता। जब वैद्युत क्षेत्र 0 होता तो आवेश इस चालक प्लेट के पृष्ठ पर क्या होता, फैल जाता। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलता वो हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकलता। हमने कहा था कि चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अचालक प्लेट बोला है, तो अचालक प्लेट बोला है तो कुछ करना नहीं है। अब 2 प्लेट दिया होता तब फिर कोई सोचता कि अगर 2 प्लेट दिया होता, अब दोनों प्लेट अगर एक धनात्मक होता है ऋणात्मक होता, तो प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर तो सिंपल फार्मूला यही लगेगा कि ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्योंकि कोई कंडीशन यहाँ पे और कुछ काम कर नहीं रही है। ठीक है, तो अब यहां से सिग्मा का मान देखो कितना दे रखा है। कह रहा है कि किसी अचालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व को क्या नाम देते हैं, सिग्मा, और सिग्मा बराबर हो जाएगा +1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, माइक्रो कूलाम, ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर का तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि सिग्मा बराबर हमने क्या लिखा था, सिग्मा बराबर लिखा था कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, यानी कि आवेश डिवाइड बाई क्षेत्रफल, यही तो लिखा था। और आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, सीमा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले माइक्रो को हटा लो यहाँ से, तो माइक्रो को हटाने के लिए इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे।
ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर के बराबर। फार्मूले मेरा तो सिग्मा का मान हो जाएगा हमारा 1 गुणे 10 पे पावर -6 डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। ठीक है, ये 10 पे पावर -12 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर -6 और गुणे 10 पे पावर ऊपर जाएगा तो +12 डिवाइड बाई, जरा इन दोनों का गुणा कर लो तो गुणा करोगे तो जाएगा 5 दूना 10 के 0 हासिल है 1, 8 दूना 16 1 17 और 8 दूना 16 और 1 17, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर 6, दोनों का आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, डिवाइड बाई 17.70 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। और चाहो तो इसको काटोगे तो काटने के बाद आंसर आएगा 5.65 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको काटोगे तो 5.65 2 अंक इधर जाएगा, चाहो तो यहीं पर लिख दो न्यूटन पर कूलाम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट लेना, बराबर कर लेना, इतना सब तो आना चाहिए यार। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लिया। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातु की 2 समतल आवेशित पतली, धातु की 2 समतल आवेशित पतली प्लेटों 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रखी हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रखी हैं, इस पे समांतर रखी है। इसके आंतरिक पृष्ठों पर आवेश विपरीत है। इनके आंतरिक पृष्ठों पर आवेश वितरित है। आवेश पृष्ठों पर, कुछ गलत तो नहीं कर गया यार, इनके आंतरिक पृष्ठों पर आवेश वितरित है। ठीक है, आवेश वितरित है। इनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन पर कूलाम, 55 न्यूटन पर कूलाम हो तो प्लेटों पर आवेश का परिमाण, प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्या होगा? परिमाण क्या होगा? इसके आगे भी कह रहा है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको एक बार खुद से करने की कोशिश करो और चित्र बनाकर करना। ठीक है, इसको चित्र बनाकर एक बार खुद से करो, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक, एक बार खुद से इसको कोशिश करो। कर लिया? कोशिश कर लिया? चलिए, अब दीदी कह रहा है कि धातु की 2 समतल आवेशित प्लेटों, 2 समतल आवेशित प्लेटों, तो पहले तो 2 समतल आवेशित प्लेट बना लेते हैं। ठीक, 2 समतल आवेशित प्लेट बना लिया। एक पे आवेश ले लेते हैं धनात्मक और दूसरे पे आवेश ले लेते हैं ऋणात्मक। दूसरे पर आवेश कितना ले लिया? ऋणात्मक ले लिया। ठीक, अब कह रहा है कि प्लेटों पर 5 सेंटीमीटर की दूरी, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, ये दूरी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है,
रखी हैं, इनके आंतरिक पृष्ठों पर आवेश वितरित है। आंतरिक पृष्ठ जो है ऐसे रखे हुए हैं, तो इनके अंदर वाले पृष्ठ पर आवेश वितरित है। ठीक, कह रहा है कि इनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 55 न्यूटन पर कूलाम दे रखा है। ठीक है, कहे तो प्लेटों पर आवेश का परिमाण, यहाँ पे कितना आवेश होगा और यहाँ पर कितना आवेश होगा, ये आवेश का परिमाण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। और कह रहा है कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो दे रखा है वो 10 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। एरिया हमारा कितना दे रखा है, 10 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। क्वेश्चन बढ़िया, जिसने कर लिया होगा उसको मतलब पूरा समझ में आ गया। ठीक है, हमें यहाँ पे आवेश निकालना है। ठीक, तो देखो हम एक फार्मूला यहाँ पे जानते हैं। देखो सिंपल सा, पहले देखो कि अगर मैं वैद्युत क्षेत्र वाला फार्मूला लगाऊं कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर ये फार्मूला लगा रहा हूँ तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें E का मान पता है, सिग्मा का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, सिग्मा का मान मिल जाएगा। और जब हमें सिग्मा का मान मिल जाएगा तो हमें पता है कि सिग्मा बराबर होता है आवेश यानी कि Q डिवाइड बाई एरिया। तो सिग्मा पता हो जाएगा, एरिया पता है, तो हमारा Q का मान यानी कि आवेश का मान आसानी से निकल जाएगा। तो पहले यहाँ से E का मान, सिग्मा का मान निकालो। देखो सिग्मा बराबर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E के बराबर, जरा मान रख दो, सिग्मा बराबर 2 इंटू 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 इंटू E का मान कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। ठीक है, E का मान दे रखा है 55 दे रखा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लेटों समांतर रखिए, इनके आंतरिक पृष्ठों पर आवेश वितरित है, इनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन पर कूलाम है। देखो एक गलती कर गया यहाँ पे, किसी ने पकड़ा गलती क्या किया कि यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल कितना रहेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों रहेगा, क्योंकि अगर एक प्लेट दिया होता तो एक प्लेट की वजह से, जो अगर मान लो केवल एक प्लेट दिया हुआ है तो इस प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो E बराबर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे 2 प्लेट दिया हुआ है और दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो इनके प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने निकाला था, दूसरा पॉइंट जो नोट करके लिखवाया था कि अगर 2 प्लेट दिए हुए हैं और दोनों प्लेट के बीच का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आई थी। यकीन ना हो तो पेज पलट कर देख लो, यकीन ना हो तो पेज पलट कर देख लो, यही चीज़ आया था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर आया था। इसको मान लेते थे E1, ये हो गया हमारा E2, अगर इसको 1 नाम दे दो, इसको नाम 2 दे दो, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2 के बराबर आया था। ठीक है, तो सिग्मा बराबर इतना हो जाएगा। तो अब जरा यहाँ से 8.85 ये हो गया हमारा सिग्मा का मान आ गया। अब सिग्मा का मान उठाकर यहाँ पर रख दो, तो देखो सिग्मा बराबर हो जाएगा, Q बराबर यहाँ से पहले निकाल लो कि Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A के बराबर। तो सिग्मा का मान हमारा कितना आया है, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 इंटू 55 इंटू एरिया कितना है 10 के बराबर। तो यहाँ से Q बराबर आएगा 8.85 इंटू 1055 इंटू 10 पे पावर 1 है और 10 पे पावर -12 है, तो दोनों आधार समान, तो घात जुड़ जाएगा, -12 प्लस का 1। तो जरा इसका पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करने से पहले एक काम कर लेते हैं कि Q बराबर लिख लेते हैं कि 885 गुणे 55 डिवाइड बाई दशमलव को हटा के नीचे 2 0 इंटू ये कितना बचेगा, 10 पे पावर -11 के बराबर बचेगा। ठीक, इसको ऐसे लिख लें, 100 को ऐसे लिख लें 10 पे पावर 2 के बराबर, दशमलव हटा के नीचे 2 0 बढ़ा दिया। अब जरा उसका गुणा कर लो कि 885 का गुणा जब 55 में करोगे तो ये हो जाएगा 25, 8 पंचे 40 और 2 42 और 8 पंचे 40, 25 2 8 पंचे 40 2 42, 8 पंचे 40 और 4 44, 25 8 पंचे 40 और 2 42, 8 पंचे 40 और 4 44, तो ये हो जाएगा 5 7 6 8 4। तो ये हमारा फाइनली आंसर आएगा Q बराबर 48,675 इंटू 10 पे पावर, देखो ये ऊपर जाएगा -11 इंटू 10 पे पावर -2 के बराबर, तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर -13 के बराबर निकल जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो दशमलव अभी यहाँ पर है। ठीक, तो दशमलव को जितने अंक इधर लेके आओगे उतने ही 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो Q बराबर हो जाएगा, दशमलव को 4 अंक ले आते हैं, 1 2 3 4 ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4.86
ठीक। 8 6 7 5 इंटू 10 पे पावर ये हो जाएगा -13 और गुणे 4 अंक लाया हूँ तो 10 पे पावर 4 से गुणा हो जाएगा तो Q बराबर निकल जाएगा 4.8, इसको लिख लो राउंड फिगर में 7 इंटू 10 पे पावर 9 4 कितना होगा -9 कूलाम, यानी कि फाइनली आंसर आ जाएगा 4.87 इंटू 10 पे पावर -9 कूलाम के बराबर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो हमारे प्लेट हैं, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट जो है वो दूसरा प्लेट हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। क्या क्या हमसे पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। इसको नाम दे दो फर्स्ट है, इसको नाम दे दो सेकंड है, इस पे भी सिग्मा आवेश है और इस पे भी कितना आवेश है, सिग्मा आवेश के बराबर है। ठीक है, सिग्मा आवेश है, सिग्मा आवेश है। इस पे है प्लस आवेश, इस पे कह रहा है कि प्लस आवेश है, एक पे प्लस आवेश है और एक पर माइनस आवेश है। इसको बना लो सही से, एक पे प्लस आवेश, एक पर माइनस आवेश। ठीक, अब हमसे कह रहा है, अच्छा सिग्मा का मान यहाँ पे दे रखा है, सिग्मा बराबर दे रखा है हमें 1.770 इंटू 10 पे पावर -11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इनके बीच में कह रहा है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E का मान बताओ। कह रहा है इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र E का मान बताओ, यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ कि इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। सिंपल सा है, दो प्लेट है, दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिग्मा का मान कितना दे रखा है 1.770 इंटू 10 पे पावर -11। ठीक, एप्सिलॉन का मान कितना है 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 और जो आंसर आएगा वो न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम के बराबर होता है। अब इसी को डिवाइड कर दो यार, अब इतना डिवाइड करना तो आता होगा ना यार, 12th में पहुँच चुके हो, इतना डिवाइड करना तो सीख लो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, जो भी आएगा वही हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो, दो प्लेट दिया हुआ था, बोला था कि दोनों प्लेट के बीच का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, तुम्हें पता है कि दो प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है और सिग्मा का मान दे रखा था, तो यहाँ से मान रख के हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान निकल गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अब इसको डिवाइड करना अपना आराम से बैठ के, कैलकुलेटर मत लगाना, बोर्ड में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर, यह कह रहा है कि किसी चालक पदार्थ के, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश, प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व। अब देखो ध्यान से करना, यहाँ पे चालक आ गया है, आवेश घनत्व +1 माइक्रो कूलाम मीटर स्क्वायर है, +1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर है। प्लेट के समीप इससे उत्पन्न, कह रहा है कि प्लेट के समीप इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए इसको एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है,
कर लिया इसको, एक बार कोशिश कर लिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी चालक पदार्थ के प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर दे रखा है +1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको पहले कूलाम में बदल लो माइक्रो कूलाम से, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर के बराबर। कह रहा है कि प्लेट के समीप इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा ये बताओ, अगर एक चालक प्लेट होता था तो चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र कितना होता था? वैद्युत क्षेत्र होता था σ/ε0। देखो दो केस होता था σ/ε0। चाहे तो एक चालक प्लेट रख दो तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा σ/ε0, या फिर दो प्लेट रख दो, दो समांतर प्लेट रख दो यहाँ पर, और एक पे आवेश प्लस कर दो एक पे माइनस कर दो, तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता था वो भी हमारा σ/ε0 के बराबर होता था। और अगर यहीं पर एक प्लेट कर दो तो एक प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी E बराबर σ/2ε0 के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे हमारा E का मान कितना होगा? E का मान होगा σ/ε0। सिग्मा का मान कितना दे रखा है? 1 × 10⁻⁻6। एप्सिलॉन का मान कितना है? 8.85 × 10⁻⁻12 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा 1/8.85 × 10⁻⁻6 इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 10⁻+12। तो ये हो जाएगा 1/8.85 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम के बराबर होगा। अब चाहो तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहीं पर छोड़ दो, चाहो तो इसको डिवाइड कर दो। अब आराम से इसको बैठ के आप घर पे डिवाइड करना, मैं तो नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया इतना, इसको कैलकुलेट करना अपना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको कर लेंगे मतलब तुम्हें पूरा समझ में आ गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दो प्लेट जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल, दो प्लेट जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। ठीक, छोटी दूरी स्मॉल d, ये कह रहा है कि छोटी दूरी स्मॉल d एक दूरी d पर एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। उन पर क्रमशः +q और -q, +q व -q दिख रहा है ना, ये +q व -q आवेश है, +q व -q आवेश है। ठीक, प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि प्लेटों के बीच के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका ऑप्शन ले लो कि इसका 4 ऑप्शन दिया है। Q /ε0A, बी ऑप्शन दिया है ε0A /QD, सी ऑप्शन दिया है ε0Q /AD, और डी ऑप्शन दिया है कि Q /2ε0A के बराबर होगा। ठीक है, इतना इसका ऑप्शन दिया हुआ है। चलो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ चित्र बना लो, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, बस चित्र बना लो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो। कर लिया इसको। चलिए, कह रहा है कि दो प्लेटों जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। तो सबसे पहले दो प्लेट बना लो। एक प्लेट हमने ये बना लिया यहाँ पर,
और दूसरा प्लेट हमने यहाँ पर ये बना लिया। कह रहा है कि इसका भी क्षेत्रफल a है, इसका भी क्षेत्रफल कितना है, छोटी दूरी d पर, इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है, d दे रखा है, ठीक। d पर एक दूसरे के समांतर हैं, उन पर आवेश प्लस क्यू, इस पे आवेश प्लस क्यू मान लो, इस पे माइनस क्यू मान लो, तो यहाँ पे आवेश हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आवेश हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारा आवेश हो जाएगा माइनस के बराबर आ जाएगा, ठीक। कह रहा है कि प्लेटों के बीच के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बनाना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब चाहो तो निकाल सकते हो, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र E1 इधर होगा, इसको नाम दे दो फर्स्ट और इसको नाम दे दो सेकंड, तो E1 इधर होगा और E2 किधर होगा, E2 भी इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा है माइनस है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो E1 प्लस E2 के बराबर निकल जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब देखो कोई मान तो मिल नहीं रहा यार इसमें से, अब क्या करें, कोई तो मिल नहीं रहा ऑप्शन में से, तो अब क्या करें, तो देखो सिग्मा को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन को बदल सकते हैं ना, सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन को नहीं बदल सकते, लेकिन सिग्मा को तो बदल सकते हैं ना। सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी कि सिग्मा बराबर हो जाएगा Q डिवाइड बाई A के बराबर, ठीक, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हम लिख सकते हैं। आवेश Q दिया हुआ है तो यहाँ पे आवेश क्या ले लो, Q ले लो, कैपिटल Q ले लो, ठीक है। इसको जब सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम करना था, केवल हमें सिग्मा को चेंज करना था। तो सिग्मा बराबर कितना होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, तो आवेश Q है और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, A दे रखा है, तो Q बाई A के बराबर, तो आंसर हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आज का लेक्चर, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।